This video is sponsored by WeGuard. प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगी राजनीति के परिवारवाद की और परिवारवाद की राजनीति की, क्योंकि परिभाषाएं मुख्तलिफ हो जाती हैं जब अपने परिवारवाद को डिफेंड करना होता है, और परिभाषा मुख्तलिफ हो जाती है जब दूसरे के परिवारवाद पर निशाना साधना होता है। हालांकि ये तय है कि देश की राजनीति में परिवारवाद के गड्ढे बड़े गहरे हैं, लेकिन दो बयान मैं आपको सुनाना चाहती हूं। एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुरैना में दिया। उन्होंने कहा कि वोट के लिए दलितों पिछड़ों की बातें करने वाले कांग्रेस के नेताओं ने एक परिवार के सामने किसी को महत्व नहीं दिया, और इनके घोषणा पत्र में भी सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद दिखता है। यह 8 नवंबर का बयान है। फिर एक और बयान जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज धार में दिया, वो भी मध्य प्रदेश में, कि सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और दिग्विजय सिंह भी अपने बेटे जयवर्धन को सीएम बनाना चाहते हैं। तो कांग्रेस की सोच परिवारवाद तक सीमित है और ये इससे आगे नहीं सोच सकते। जब जब परिवारवाद का जिक्र होता है तब तब कांग्रेस पार्टी एक ब्रैकेट में खड़ी हुई नजर आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस पार्टी ने किया, और जाहिर है कि कांग्रेस के भीतर का परिवारवाद बड़ा साफ साफ दिखता भी है। लेकिन जिस पार्टी पर वंशवाद का निशाना साधा जा रहा है, उसके इतर भी जो निशाना साध रहे हैं, तकरीबन वही वंशवाद और तकरीबन वही परिवारवाद दिखता है। कल का एक फैसला है, और बड़ा दिलचस्प फैसला कर्नाटक से आया है। कर्नाटक वही राज्य है जहां इस साल मई के महीने में विधानसभा के चुनाव हुए थे, और उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली थी। तकरीबन दोगुनी सीटें कांग्रेस पार्टी ने हासिल की थी। वो आंकड़ा मेरे पास है कि 2023 में कांग्रेस को मिली 136 सीटें और बीजेपी को मिली 66 सीटें। लेकिन 5 साल पहले के नतीजे बिल्कुल अलग थे। 2018 में कांग्रेस को मिली थी 80 सीटें और बीजेपी को 104 सीटें मिली। बहुमत मिला। लिंगायत समुदाय से आने वाले 80 साल के बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई। लेकिन फिर 2021 में भ्रष्टाचार के आरोप लगे तकरीबन 3 साल बाद, और बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, और बीएस बोम्मई को, जो खुद लिंगायत समुदाय से आते थे, उन्हें कर्नाटक की कमान सौंपी गई। इसका नतीजा यह माना गया कि लिंगायत समुदाय भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुआ। बीएस येदियुरप्पा की एक तरीके से जो साइड लाइन उन्हें किया गया, उससे यह नाराजगी गहरी हुई, और उसके बाद लिंगायत समुदाय का वोट बैंक पार्टी से खिसका, और उसी के नतीजे में बीजेपी को कर्नाटक की इकलौता दक्षिण दुर्ग भारत का जो बीजेपी के पास था, बीजेपी को कर्नाटक की यह सत्ता गंवानी पड़ी। अब क्योंकि 2024 और लोकसभा की 28 सीटें सबसे बड़ा टारगेट बीजेपी को नजर आ रहा है, ऐसे में कल एक बड़ा दिलचस्प फैसला हुआ। पार्टी के विरोध के बावजूद हुआ। पार्टी में विरोध था कि अगर इस चेहरे पर दांव लगाया जाएगा तो वंशवाद की राजनीति की पार्टी के तौर पर हम भी दिखेंगे। इसी के कारण विरोध था। उसके बावजूद कल एक नोटिफिकेशन जारी होता है, और येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र को संगठन की सबसे बड़ी कमान सौंप दी जाती है। प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बना दिया जाता है। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री, लिंगायत समुदाय के बड़े नेता, उनका बेटा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काबिज हो गया। ताजपोशी कल हो चुकी है। येदियुरप्पा के बड़े बेटे बीवाई राघवेंद्र, ये शिवमोगा से सांसद हैं, और छोटे बेटे शिकारीपुरा से पहली दफा विधायक बने और प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई। तो कुल मिलाकर विरोध के बावजूद बीएस येदियुरप्पा के बेटे को
इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दिया जाना जिसका मकसद सिर्फ एक ही है कि 2024 में उस लिंगायत समुदाय को वापस इंटैक्ट रखना जो येदियुरप्पा की विदाई के बाद नाराज हुआ था। और येदियुरप्पा खुद नहीं समझ पाए, जिन्होंने बाद में कहा भी कि इट वॉज नेवर एक्सपेक्टेड। ट्वीट आया बीएस येदियुरप्पा का कि ये तो उम्मीद से परे रहा, हमने कभी सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मेरे बेटे को यह जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि पहली बार विधायक बने शिकारीपुरा से बीवाई विजयेंद्र। अब ऐसे में 28 लोकसभा की सीटें, वंशवाद को लेकर विरोध हो रहा था, बावजूद इसके क्योंकि सत्ता नंबर गेम से चलती है और नंबर गेम जातियों से सधता है, परिवारवाद से सधता है, तो फिर सारी चीजों को दरकिनार करके उस नंबर गेम को साधने की कोशिश होती है। यह बीजेपी की स्थिति है। और मैं कई मर्तबा आपको बता चुकी हूं कि एनडीए के भीतर भी परिवारवाद की एक लंबी फेहरिस्त है। पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड बनाई। महबूबा मुफ्ती वंशवाद की धारा से आती हैं। जेजेपी हरियाणा में जिनके साथ सरकार चल रही है, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी अजय चौटाला, और बड़ी लंबी परिवारवाद की फेहरिस्त है। और ऐसे एनडीए का परिवारवाद देखने की कोशिश करेंगे तो फिर जेडीएस, शिवसेना हालांकि अभी एनडीए में नहीं है, लेकिन शिवसेना में बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, अकाली दल अभी एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर सिंह बादल, अनुप्रिया पटेल कैबिनेट में है, उनके पिता सोनेलाल पटेल बड़े कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। निषाद पार्टी ये भी एनडीए में शामिल है, संजय निषाद जिसके कर्ता धर्ता हैं, उनके बेटे प्रवीण निषाद वो भी सांसद हैं। और बड़ी लंबी फेहरिस्त है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय, मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी, और कैबिनेट की भी, मोदी कैबिनेट की भी तस्वीर कमोबेश ऐसी ही नजर आती है। लेकिन ये सिर्फ बीजेपी में है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का तो अस्तित्व परिवारवाद पर टिका है। वो भले ही समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो एनडीए का हिस्सा हो या इंडिया गठबंधन का, तकरीबन सब परिवारवाद की ही पौध को आगे बढ़ाते हुए दिखते हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस का जिक्र यहां पर खासतौर से करना इसीलिए लाजमी है क्योंकि सबसे ज्यादा अटैक, सबसे ज्यादा अगर प्रहार होता है वंशवाद को लेकर तो कांग्रेस पर होता है। 24 साल सोनिया गांधी अध्यक्ष रह जाती है पार्टी की, कोई चुनाव नहीं होता पार्टी के भीतर। 50 साल से ज्यादा पार्टी के सबसे बड़े पद, अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार के लोग बैठते रहते हैं। वो भले ही नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, फिर सोनिया गांधी हो और फिर राहुल गांधी हो। तो सवाल उठने बड़े लाजिमी हो जाते हैं। और मुझे याद आता है उदयपुर का वो चिंतन शिविर भी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अगर मैं अध्यक्ष बनूंगा तो मैं कुछ फैसले लागू करूंगा और तुरंत प्रभाव से लागू होंगे, जिसमें 50% जिम्मेदारी 50 साल से कम उम्र के युवाओं को दी जाएगी। और बड़ी 2 घोषणाएं हुई थी। 1 फैमिली 1 टिकट का फॉर्मूला चुनावों के दौरान लागू होगा। 1 पर्सन 1 पोस्ट का भी फॉर्मूला संगठन के भीतर लागू किया जाएगा। लेकिन ये सब भी सिर्फ कोरी बयानबाजी रह गई, कोरी घोषणाएं रह गई। अब यहां से बड़ा लाजमी सा सवाल यह हो जाता है कि क्या वाकई परिवारवाद और वंशवाद पर बात करना, जो जिस तरीके से उसे प्रचारित करने की कोशिश होती है कि राजनीति का कोड है, क्या तमाम पार्टियां इस कोड से ग्रसित हैं और अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं गढ़ ली जाती हैं? मैं 2 बयान आपको सुनाती, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 परिवार है,
एक कमलनाथ जी का, दूसरा बंटाधार दिग्विजय जी का, और तीसरा है राहुल गांधी सोनिया गांधी का गांधी परिवार। हमारे यहां गुजरात में कहते हैं 3 तिगड़ा तो काम। 6 महीने हो गए हैं, आज भी नेता प्रतिपक्ष को नियुक्त नहीं कर पाए बीजेपी कर्नाटक में, इतनी घबराहट में है। और आज तो पार्टी बिल्कुल बिखर गया है कर्नाटक में। तो हाँ, इस नियुक्ति के बाद परिवारवाद की बात नहीं करनी चाहिए बीजेपी को। जयराम रमेश कि बीजेपी को परिवारवाद की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है वो आपके सामने रखते हैं। परिवार ही करेगा बेड़ा पार, परिवारवाद को काहे तू कोसे। देश में परिवारवाद पर बहस है बेमानी। This video is sponsored by WeGuard.